जैसे ही हरक्यूलिस हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, सागामी लगातार काउंटडाउन करता रहता है। हर 10 सेकंड गुजरने पर वो तात्सुओ को याद दिलाता है कि उसका समय तेजी से खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ यूकियो घबराकर तात्सुओ से कहता है कि उन्हें इस दुश्मन को तुरंत हराना होगा और फिर उस विशाल काइजू झुंड के पीछे जाना होगा जो सीधे मिशिमा की तरफ बढ़ रहा है। बर्फ के बीच से निकला यह नया काइजू अब तक का सबसे ताकतवर दुश्मन था। उसकी चाल इतनी तेज थी कि तात्सुओ ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाया। सागामी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो इस जमी हुई धरती पर पूरे 10 साल देर से वापस लौटा है। फिर वो मुस्कुराकर पूछता है कि क्या तात्सुओ हरक्यूलिस को हराकर अपने नए घर की रक्षा कर पाएगा। इसके साथ ही वो हरक्यूलिस को हमला शुरू करने का आदेश देता है। लड़ाई शुरू होते ही हरक्यूलिस बिजली जैसी रफ्तार से हमला करता है। तात्सुओ मुश्किल से उसके वारों को संभाल पाता है। वो तुरंत यूकियो से कहता है कि अब कुछ खास करने का समय आ गया है। यूकियो कहता है कि उसे पहले से पता था और वो अपना कन्वर्टिबल एस्केप पॉड स्नो फ्लैग एक्टिव कर देता है। फिर वो बड़े गंभीर अंदाज में उसका हिडन फंक्शन नंबर 2 चालू करता है। तात्सुओ सोचता है कि अब कोई जबरदस्त हथियार या सुपर टेक्नोलॉजी सामने आएगी, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि वो तो बस हगाने के बैठने के लिए एक जंप सीट है। तात्सुओ हैरान होकर पूछता है कि आखिर ऐसी चीज की क्या जरूरत थी। यूकियो फिर पुराने दिनों की बात बताने लगता है जब उसका फाइनल फॉर्म डिजाइन किया जा रहा था। तब उसी ने ऐसा एस्केप पॉड बनाने का आइडिया दिया था जो जरूरत पड़ने पर रोबोट में भी बदल सके। तात्सुओ के पिता को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने पूछा कि क्या उसके पास और भी सुझाव है। तब यूकियो ने कहा था कि एस्केप पॉड में कई लोगों के बैठने की जगह होनी चाहिए। यूकियो को विश्वास था कि अंतरिक्ष की 2 साल लंबी यात्रा के दौरान तात्सुओ कम से कम एक दोस्त जरूर बनाएगा। उसे यकीन था कि तात्सुओ अपने दोस्तों को भी अपने साथ एस्केप पॉड में बैठाना चाहेगा। अब 10 साल बाद आखिरकार वो पल आ चुका है, इसलिए यूकियो बेहद भावुक हो जाता है। वो खुशी से कहता है कि तात्सुओ आखिरकार इस फीचर का इस्तेमाल कर पा रहा है। इसके बाद यूकियो और भी इमोशनल होकर बताता है कि तात्सुओ के दोस्तों के लिए इस एस्केप पॉड में कई दूसरे फीचर्स भी मौजूद हैं। उनमें से एक ग्रिल में बदल सकता है ताकि सब मिलकर खाना बना सके, जबकि दूसरा बोर्ड गेम खेलने के लिए एक टेबल बन जाता है। हगाने सीट पर बैठ जाती है और तात्सुओ उससे मजबूती से पकड़ने को कहता है। उसी समय हरक्यूलिस दोबारा हमला करने के लिए उनकी तरफ झपटता है। लड़ाई के दौरान अचानक जोरदार झटका लगता है क्योंकि तात्सुओ किसी तरह उस मॉन्स्टर के हमले से बच निकलता है। अतोई हैरान रह जाता है कि उसने ऐसा हमला कैसे डॉज कर लिया, लेकिन सागामी समझ जाता है कि तात्सुओ ने सिर्फ हमला नहीं बचाया, उसने पहले से ही पलटवार की तैयारी कर रखी थी। अगले ही पल तात्सुओ अपनी 6 स्वॉर्ड टेक्निक इस्तेमाल करता है और लगातार वार करके हरक्यूलिस को घायल कर देता है। हमला इतना ताकतवर था कि उस विशाल काइजू को भी नुकसान पहुंचता है और सभी वापस धरती पर आ गिरते हैं। लेकिन तभी सागामी को सच्चाई समझ आती है। तात्सुओ असल में उस हमले को पूरी तरह बचा ही नहीं पाया था। तात्सुओ दुखी होकर यूकियो से माफी मांगता है क्योंकि उस पलटवार को सफल बनाने के लिए उसे यूकियो को बलि की तरह इस्तेमाल करना पड़ा। अब जाकर असली नुकसान दिखाई देता है। यूकियो जमीन पर गिर पड़ता है क्योंकि आखिरी क्षण में हरक्यूलिस ने एक भयानक बैंक किक मार दी थी। तभी सबको एहसास होता है कि यह दुश्मन कितना खतरनाक और ताकतवर है। दुश्मन अब उनके हमलों का तरीका समझ चुका है और हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। उसी समय हगाने तात्सुओ को आवाज देती है। तात्सुओ मुड़कर देखता है और चौंक जाता है क्योंकि हगाने रो रही थी। वो माफी मांगते हुए कहती है कि उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो इस लड़ाई में कुछ भी नहीं कर पा रही। लेकिन वो सिर्फ निराशा में नहीं रो रही, उसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात समझ ली थी। हगाने बताती है कि दुश्मन बिना योजना के हमला नहीं कर रहा, वो किसी खास समय का इंतजार कर रहे हैं। उनके मुताबिक असली हमला सुबह ठीक 3 बजे शुरू होगा क्योंकि उसी समय आओ हमेशा मॉल से बाहर घूमने निकलती है। दूसरी तरफ मिशिमा मॉल में आओ सच में बाहर जाने की तैयारी कर रही होती है। वो रास्ते में मिलने वाली चीजों के बारे में गाना गा रही होती है और उसकी दोस्त उसकी आवाज की तारीफ करती है। तभी फुरुमाकी कहता है कि सबसे अच्छी चीज जो उन्हें मिल सकती है वो दुनिया का उद्धार करता होगा। सब लोग उत्साह से बाहर घूमने निकल पड़ते हैं। हगाने तात्सुओ को समझाती है कि आओ लगभग हर रात एक ही समय पर मॉल से बाहर जाती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आओ के बिना लैंड ऑफ मैन किसी को आदेश नहीं देगा, चाहे मॉल पर सीधा हमला ही क्यों ना हो जाए। मॉल के नीचे सोया हुआ विशाल काइजू जागेगा ही नहीं। यह सुनकर तात्सुओ के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि वे समय पर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। काउंटडाउन लगातार जारी रहता है। तात्सुओ तेजी से सब कुछ सोचने लगता है। उसे पता है कि दुश्मन उनसे ज्यादा ताकतवर है। वो ये भी जानता है कि इतने कम समय में काइजुओ को हराना लगभग नामुमकिन है। अब वो दुश्मन की असली योजना मिशिमा मॉल की कमजोरियां, अपनी कमियां और उन्हें कैसे पूरा किया जाए, इन सब के बारे में तेजी से सोचने लगता है। तात्सुओ खुद को याद दिलाता है कि लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि रणनीति से जीती जाती है। काफी सोचने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अगर उन्हें जीतना है तो इस लड़ाई का उद्देश्य दुश्मन को हराना नहीं होना चाहिए, असली लक्ष्य सबकी रक्षा करना होना चाहिए। हालांकि उसके पास ऐसा करने की पूरी जानकारी नहीं थी, फिर भी वो फैसला करता है कि उन्हें अपने पास मौजूद हर संसाधन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद तात्सुओ ऐसा डिसीजन लेता है जिसे सुनकर खुद यूकियो भी चौंक जाता है। वो यूकियो से कहता है कि स्पीकर्स ऑन करो
क्योंकि वो सीधे कर्नल से बात करने की कोशिश करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर कर्नल चाहता क्या है और उन्हें निशाना बनाने की वजह क्या है। यूकियो पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि पुराना तात्सुओ ऐसा कभी करने की सोच भी नहीं सकता था। तात्सुओ हमेशा लोगों से बात करने और जुड़ने से बचता था, लेकिन अब वो पहली बार किसी समस्या को बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहा था। यूकियो भावुक होकर सोचने लगता है कि मिशिमा मॉल आने के बाद तात्सुओ कितना बदल चुका है। पहले उसके दिल के चारों तरफ डर और अकेलेपन की दीवार थी, लेकिन अब लोगों से मिलने और उन्हें समझने की वजह से वो बदल गया है। उसने एक ऐसी चीज हासिल कर ली थी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी, दूसरों से न डरने की ताकत। यह तात्सुओ के लिए बहुत बड़ा कदम था, इसलिए यूकियो खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाता। तात्सुओ कहता है कि अगर वो कर्नल की असली मंशा समझ पाए तो शायद उन्हें जीतने का कोई रास्ता मिल सकता है। यूकियो गर्व से उसे देखता है क्योंकि इस जमी हुई दुनिया में पहली बार तात्सुओ ने सच में आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। दूसरी तरफ कर्नल अपना काउंटडाउन जारी रखता है और बताता है कि 2 मिनट पहले ही गुजर चुके हैं। तभी सब लोग नोटिस करते हैं कि यूकियो की स्क्रीन पर टी अक्षर दिखाई दे रहा है। वे सोचते हैं कि शायद इसका मतलब ट्राउजर टाइम जैसा कुछ होगा। उधर तात्सुओ अपनी पूरी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता है। उसके दिमाग में उसकी सारी पुरानी असफल बातें घूमने लगती है। वो सारे अजीब पल जब वो लोगों से सही तरह से बात नहीं कर पाया, जब उसने हेलो की जगह एहोई बोल दिया था या गुड लक की जगह उल्टा सीधा कुछ कह बैठा था। यूकियो लगातार उसे हौसला देता रहता है और कहता है कि वो कर सकता है। आखिरकार तात्सुओ हिम्मत करके सीधे कर्नल से बात करता है। वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। उसके ये शब्द सुनते ही हर कोई पूरी तरह से शांत हो जाता है। किसी को यकीन नहीं होता कि तात्सुओ ने सच में ऐसा कर दिखाया। यूकियो चुप्पी तोड़ते हुए कहता है कि ये कितना शानदार था। तात्सुओ खुद भी हैरान हो जाता है, लेकिन वह बताता है कि उन्हें अभी उसके सवाल का जवाब सुनना बाकी है। कर्नल हंस पड़ता है और कहता है कि वो खुशी खुशी इसका जवाब देगा। वो खुलासा करता है कि वो ये सब दुनिया को बचाने के लिए कर रहा है। वो समझाता है कि जिसने पूरी दुनिया में भयंकर बर्फीली तबाही मचाई थी, वो ह्यूमनॉइड वेरिएंट अभी भी टोक्यो में मौजूद है और वो खुद उसे खत्म करना चाहता है। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने मिशिमा से फ्लाइंग काइजू उधार लेने का फैसला किया। तात्सुओ को अचानक एक आइडिया आता है, लेकिन यूकियो सोचता है कि शायद वो गलती कर रहा है। ये उसकी पहली बार बातचीत है और दाव बहुत बड़ा है। तात्सुओ तुरंत सुझाव देता है कि अगर उनका मकसद यही है तो वे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि कर्नल सच में कुछ पल के लिए इस बात पर विचार करने लगता है। जब वह सोच रहा होता है तब यूकियो सोचता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। हालात खराब हो सकते हैं क्योंकि उसने अभी भी तात्सुओ को दुश्मन से बातचीत करने की अनुमति दी है। कर्नल एक बार फिर अपना पागलपन दिखाता है क्योंकि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देता है। वो कहता है कि ये पूरी तरह नाइंसाफी है कि तात्सुओ हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है जबकि वह इतना अयोग्य है। वो कहता है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरता जब वो तात्सुओ की असफलता के लिए प्रार्थना न करता हो। वह ऐलान करता है कि तात्सुओ हमेशा उसके रास्ते में आता है और वह चाहता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो जाए। उनकी बातचीत खत्म हो जाती है और तात्सुओ सदमे में रह जाता है। वह अंधेरे में बैठकर सोचता है कि आखिर उसने अपने दिल के चारों ओर वो दीवार शुरुआत में क्यों बनाई थी। कर्नल फिर से अपनी उंगलियां चटकाता है, जिसके बाद हरक्यूलिस अपना हमला जारी रखता है। वह एक ताकतवर वार से तेजी से आगे बढ़ता है और यूकियो को पीछे ढकेल दिया जाता है। हरक्यूलिस लगातार बेरहमी से हमला करता रहता है और हमारा हीरो सिर्फ जिंदा रहने के लिए संघर्ष करता है। यूकियो का पार्टिकल टैंक क्षतिग्रस्त हो जाता है और हालात सच में बेहद खतरनाक बन जाते हैं। तात्सुओ यूकियो को पुकारता है, लेकिन हरक्यूलिस पहले से ही अपना अगला हमला तैयार कर चुका होता है। तात्सुओ डर से कांप उठता है जब हरक्यूलिस यूकियो का एक और हिस्सा काट देता है। यूकियो मुश्किल से बोल पाता है और हमारे हीरो से कहता है कि वो रोए नहीं। इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़ता है। वो मुश्किल से हिलडुल पा रहा होता है, लेकिन कर्नल अभी भी नहीं रुकता। वो हरक्यूलिस को लगातार हमला करते रहने और कभी न रुकने का आदेश देता है। वो चाहता है कि हरक्यूलिस तात्सुओ की जिंदगी खत्म कर दे, इसलिए वो दानव यूकियो को पैरों तले कुचलना शुरू कर देता है। तात्सुओ पूरी तरह टूटने लगता है क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि वो असफल हो गया। दुश्मन की सेना जल्द ही मॉल तक पहुंच जाएगी और सबकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तात्सुओ का दिमाग और ज्यादा उलझने लगता है क्योंकि वह बार बार कर्नल के साथ हुई अपनी असफल बातचीत के बारे में सोचता रहता है। वो तुरंत खुद को इस सोच से बाहर निकालता है और खुद से कहता है कि उसे उड़ जाना चाहिए। अब उसका एकमात्र लक्ष्य जितनी जल्दी हो सके मिशिमा मॉल तक पहुंचना है। उन्हें पूरी रफ्तार से जाना होगा, इसलिए यूकियो अपना ऑगमेंट एक्टिवेट कर देता है। वे पूरी स्पीड से उड़ जाते हैं और यूकियो सोचता है कि उन्हें इतनी ऊंचाई पर उड़ना होगा जहां हरक्यूलिस के हमले उन तक ना पहुंच सके, लेकिन दुर्भाग्य से हरक्यूलिस उनका पीछा पकड़ लेता है और हमारे हीरोज यकीन नहीं कर पाते। उस दानव ने बेहद तेजी से प्रतिक्रिया दी और ठीक उसी समय उड़ान भरी जब उन्होंने उड़ान भरी थी। उसने उनकी योजना समझ ली और बिना एक पल गवाए उसका जवाब दे दिया। तात्सुओ सोचने लगता है क्या वे फिर से हारने वाले हैं और क्या वह सच में इस काइजू को हरा नहीं
सकता। उसके पिता हमेशा उसे कहते थे कि वो खास है क्योंकि उसके पास काइजू को मारने की क्षमता है। उसके पास देने के लिए हमेशा बस यही एक चीज थी, लेकिन इस समय वो भी नहीं कर पा रहा। सागामी एक बार फिर से चिल्लाकर उसे मर जाने को कहता है और हरक्यूलिस अपना अंतिम हमला तैयार करता है। यूकियो गुस्से और बेबसी में चिल्लाता है क्योंकि वह इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वह कंट्रोल्स लॉक कर देता है। यूकियो खुद पर नियंत्रण हासिल कर लेता है, बस इतना कि वह जवाबी हमला कर सके। सागामी हैरान रह जाता है और तात्सुओ यकीन नहीं कर पाता कि उनका हमला सच में लग गया। यूकियो एक और मूव इस्तेमाल करता है जिसमें उसे चोट लगती है, लेकिन वह किसी तरह वहाँ से बच निकलता है। वे फिलहाल के लिए बच निकलते हैं और यूकियो तात्सुओ से कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए माफी मांगता है। वह कंट्रोल वापस उसे दे देता है और अगली माफी तात्सुओ मांगता है। वो पूरी तरह टूट चुका होता है क्योंकि यूकियो बुरी तरह से घायल हो चुका है और वह बताता है कि उसे खुद पर कितनी शर्म आ रही है। वो कहता है कि उसके जैसे इंसान को बहक कर बातचीत करने की कोशिश करने का कोई हक नहीं था। एक पल के लिए उसे लगा था कि वो बदल गया है और शायद किसी तरह सब संभल सकता है। वो खुद को बेवकूफ कहता है और कहता है कि वो गलत था। तात्सुओ को अब एहसास होता है कि वो हमेशा एक जैसा ही रह रहा है और उसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। वो कहता है कि वो हमेशा हर चीज बर्बाद कर देता है और अब वो खुद जैसा रहना बंद करना चाहता है। वो तय कर लेता है कि उसकी गलती यही थी कि उसने अपनी क्षमता से ज्यादा करने की कोशिश की। यूकियो को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे सच में इस बात पर गर्व था कि तात्सुओ कितना बदल चुका है। वो बेताबी से सही शब्द ढूंढने की कोशिश करता है ताकि तात्सुओ तक अपनी बात पहुंचा सके, लेकिन वो संघर्ष करता रहता है। यूकियो खुद को दोष देता है क्योंकि उसके शरीर में वो क्षमता नहीं है जो हरक्यूलिस को हराने के लिए चाहिए। उन्हें जल्दी से गांव तक पहुंचना होगा, लेकिन वो ठीक ठाक स्पीड भी पैदा नहीं कर पा रहा। वो कहता है कि इसमें तात्सुओ की कोई गलती नहीं है क्योंकि यह शरीर तात्सुओ की क्षमता का 10% भी नहीं दिखा सकता। यूकियो लगातार सही शब्द खोजने की कोशिश करता रहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तात्सुओ को भरोसा दिलाना चाहता है कि सब ठीक हो जाएगा क्योंकि वे साथ है, लेकिन इसमें भी एक समस्या है। यूकियो को एहसास हो चुका है कि उसकी अपनी मौजूदगी ही वो वजह है जिसने तात्सुओ को अकेलेपन में धकेल दिया। वह चाहता है कि सही शब्द उसके मुंह से निकल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। दोनों लड़के पूरी तरह से निराशा में डूबे रहते हैं। तभी वे हैरान रह जाते हैं जब हगा ने तात्सुओ का हाथ पकड़ लेती है। वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ होता है। आखिरकार वो टूट जाती है और कहती है कि उन पर हमला होना बेहद डरावना था। अपनी जिंदगी खत्म हो जाने और सब कुछ खो देने का ख्याल उसके लिए सहन करना बहुत मुश्किल था। उसे तात्सुओ के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने डरावने विचार हमेशा उसके दिमाग में चलते रहते हैं। तात्सुओ लगभग अपनी पूरी जिंदगी काइजू से लड़ता आया है और यह सोचकर उसे उसके लिए बहुत दुख होता है। तात्सुओ पूरी तरह शब्दहीन हो जाता है क्योंकि इतने लंबे समय से काइजू से लड़ना उसके लिए एक सामान्य बात बन चुकी थी, लेकिन हगाने का कांपता हुआ हाथ उसे याद दिलाता है कि काइजू के खिलाफ जीतने की उसकी कोशिशें बेकार नहीं थी। वो हगाने की सहानुभूति से भावुक हो जाता है और दोनों साथ में रोने लगते हैं। यूकियो भी उनके साथ हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इसके बजाय वह ऐलान करता है कि अब वह और भी तेज उड़ने वाला है और वे फिर से पूरी रफ्तार से निकल पड़ते हैं। वो कहता है कि उन्हें काइजू से पहले हर हाल में सब तक पहुंचना ही होगा। उसी समय यूकियो को अचानक एक अनजान ट्रांसमिशन सिग्नल मिलता है। इतनी सारी घटनाओं के बाद किसी भी तरह का सिग्नल मिलना अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। सबको लगा था कि पूरी सभ्यता खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद यूकियो को उसी अज्ञात भेजने वाले की तरफ से एक कोडेड मैसेज मिलता है। वो उसे डिकोड करता है और जोर से पढ़कर सुनाता है। मैसेज में लिखा होता है कि उनसे दूर रहो क्योंकि काइजू पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं। तात्सुओ और यूकियो पूरी तरह से स्तब्ध रह जाते हैं और बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर वो संदेश भेजने वाला इंसान कौन था। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।